दोस्तों, कहा जाता है कि वक्त यानी समय से ज्यादा ताकतवर और कुछ नहीं होता है। और दुनिया में वक्त के बारे में तरह तरह की कहावतें भी बोली जाती हैं, जैसे वक्त अच्छा हो या बुरा लेकिन बदलता जरूर है। और जब समय का तमाचा पड़ता है तो बादशाह भी फकीर बन जाता है। अब कहने को तो ये सिर्फ कहावतें हैं, लेकिन इन कहावतों में छिपी सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि दुनिया में आपको ऐसी बहुत सी मिसालें देखने को मिल जाएंगी जो इन कहावतों पर पूरी तरह फिट बैठती हैं। यहाँ तक कि हमारे भारत में भी ऐसे बहुत से जीते जागते उदाहरण मौजूद हैं जिनकी मौजूदा स्थिति समय की ताकत को बखूबी बयान करती है। और इसीलिए दोस्तों, आज की हमारी इस रोमांचक वीडियो में हम आपको हमारे भारत के कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनके पूर्वज तो एक समय भारत पर राज किया करते थे, लेकिन फिर भी ये लोग आज बेहद गरीबी में अपना जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रजराज महापात्रा यानी राजा ब्रजराज के बारे में। दोस्तों, राजा ब्रजराज उड़ीसा राज्य पर राज करने वाले शाही खानदान के आखिरी वंशज थे और उनका खानदान बहुत ही लंबे समय तक उड़ीसा पर राज करता रहा था। खुद राजा ब्रजराज ने भी अपना शुरुआती जीवन एक शाही तरीके से जिया था। उस समय उनके पास दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। उनकी रईसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय भी उनके पास 25 से ज्यादा लग्जरी कार्स का एक पूरा कलेक्शन था। उनका महल इतना बड़ा था कि उसको मेंटेन रखने के लिए ही सैकड़ों नौकरों की जरूरत पड़ती थी। कुल मिलाकर राजा ब्रजराज का जीवन बड़ा ही शानो शौकत के साथ गुजर रहा था। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जब वक्त की मार पड़ती है तो राजा भी फकीर बन जाता है। राजा ब्रजराज के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। इनके बुरे दिनों की शुरुआत देश के आजाद हो जाने पर हुई थी। दरअसल हुआ ये कि अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भारतीय सरकार ने सभी शाही परिवारों और राजाओं के लोगों से टैक्स वसूलने पर रोक लगा दी थी। उस समय राजा ब्रजराज की आय का मुख्य स्रोत उड़ीसा के लोगों से मिलने वाला ये टैक्स का पैसा ही हुआ करता था। लेकिन भारतीय सरकार ने इस टैक्स की जगह उन्हें हर महीने एक छोटी सी रकम देना शुरू कर दिया। अब चूंकि राजा ब्रजराज तो एक शाही जीवन जीते थे, इसलिए एक छोटी सी पेंशन में उनका गुजारा होना मुश्किल हो गया और अपनी इस शाही लाइफ को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया। राजा ब्रजराज की हालत उस समय और ज्यादा खराब होना शुरू हुई जब सन 1975 में सरकार द्वारा उन्हें ये पेंशन की रकम देना भी बंद कर दिया गया। इसकी वजह से राजा की हालत बहुत तेजी से खराब होने लगी और वो बहुत जल्दी अपनी संपत्ति बेचने लगी। उनकी खराब हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने पुरखों का आलीशान महल सिर्फ 900 पाउंड की एक छोटी रकम में बेच दिया था। यूं तो राजा ब्रजराज ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके शाही शौकों की वजह से वो कभी संभल नहीं पाए। बताया जाता है कि राजा ब्रजराज ने अपनी लाइफ के आखिरी 30 साल मिट्टी से बने एक कच्चे घर में रहकर बिताए थे और उनके पास 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं हो पाता था। इसी हाल में जीते हुए साल 2015 में 94 साल के हो चुके राजा ब्रजराज का देहांत हो गया था। एक राजा का इस तरह फकीरी हालत में मरना ये साफ दर्शाता है कि समय से ज्यादा ताकतवर और कुछ नहीं होता है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले एक और शख्स मुकर्रम जाह के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मुकर्रम जाह हैदराबाद शहर के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के पोते हैं। दोस्तों, ये वही मीर उस्मान अली खान है जिन्हें एक समय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार किया जाता था। बताया जाता है कि उनके पास इतनी धन दौलत हुआ करती थी कि बड़े बड़े रियासतों के राजा महाराजा भी उनके सामने फीके पड़ जाते थे। बहुत से लोग तो ये भी दावा करते हैं कि मीर उस्मान अपने समय में पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान हुआ करते थे। वैसे हम लोग उनकी अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार उन्होंने भारत की तरक्की के लिए 5 टन सोना यूं ही दान में दे दिया था। अब आप खुद ही सोचिए कि जिस इंसान ने 5000 किलो सोना दान में दे दिया हो वो असल में कितना बड़ा रईस होगा। लेकिन ये उनके किस्मत कहें या बदकिस्मत कि इतने बड़े रईस इंसान के पोते यानी मुकर्रम जाह आज बहुत गरीबी और सख्त हालातों में अपना जीवन जी रहे हैं। दरअसल सन 1967 में जब मीर उस्मान अली खान का देहांत हुआ
तो उनकी जगह उनके पोते मुकर्रम को ही उनकी कुर्सी पर बैठाया गया था। अपने दादा की संपत्ति का वारिस बनने के बाद मुकर्रम शाह ने अपनी जिंदगी के कई साल बड़ी शान और शौकत के साथ बिताए थे, लेकिन उनका बुरा वक्त सन 1990 में उस समय शुरू हुआ जब भारतीय सरकार ने उन्हें विरासत में मिली हुई संपत्ति को जब्त करना शुरू कर दिया और सिर्फ कुछ ही समय में सरकार ने उनकी सारी संपत्ति को उनसे छीनकर जब्त कर लिया। मुकर्रम शाह ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो सरकार से अपनी संपत्ति को कभी वापस हासिल नहीं कर पाए। अपनी संपत्ति के इस तरह अचानक से जब्त हो जाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति तेजी से बिगड़ना शुरू हो गई और उन्हें अपना खर्च चलाने के लिए अपने निजी चीजों को बेचना शुरू करना पड़ा। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इसमें कभी सफल नहीं हो पाए और आखिरकार मजबूरी में उन्हें अपना सब कुछ बेचकर ही अपनी बची हुई जिंदगी बिताने का इंतजाम करना पड़ा। आज की अगर बात करें तो इस समय वो तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक आम आदमी की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं, जहां उन्हें अपने खाने का इंतजाम करने के लिए भी किसी आम आदमी की तरह हर रोज काम करना पड़ता है। खैर चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं मुगल वंश की संतान और आखिरी प्रिंस कहे जाने वाले जियाउद्दीन तूसी के बारे में। वैसे तो आप में से बहुत से लोग जियाउद्दीन तूसी के बारे में पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जो लोग उन्हें नहीं जानते उनको बता दें कि जियाउद्दीन तूसी आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की छठी जनरेशन है। जियाउद्दीन के पूर्वजों ने भले ही पूरे भारत पर राज किया हो, लेकिन आज उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। जियाउद्दीन अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति और खुद के एक शाही वारिस होने के नाते इंडियन गवर्नमेंट से बहुत बार ये अपील कर चुके हैं कि उनकी हर महीने की एक पेंशन बांध दी जाए, लेकिन भारतीय सरकार उनकी इस अपील को हर बार अनसुना कर देती है। इसके अलावा जियाउद्दीन कोर्ट में यह याचिका भी दाखिल कर चुके हैं कि भारत में जो इमारतें मुगलों ने बनवाई हैं उन्हें उनके वारिसों को वापस सौंप दिया जाए, और इसके लिए वो लंबे समय से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। जियाउद्दीन के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां भी हैं, और बहुत हैरानी की बात है कि मुगल खानदान का वंश होने के बावजूद भी आज वो एक किराए के घर में अपना जीवन जी रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं मैसूर के मशहूर शासक टीपू सुल्तान के वंशजों की मौजूदा आर्थिक स्थिति के बारे में। अब टीपू सुल्तान के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि मैसूर के शासक होने के साथ ही वो अपनी बहादुरी के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं और इतिहास में उनकी बहादुरी के सैकड़ों किस्से आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए हैं। अब यूं तो टीपू सुल्तान अपने समय के एक बहुत बड़े शासक हुआ करते थे, लेकिन आज उनके वंशज बेहद गरीबी और सख्त हालातों में अपना जीवन बिता रहे हैं। दरअसल टीपू सुल्तान के 12 बेटे हुआ करते थे और उनमें से 7 बेटे ऐसे हैं जिनका कोई भी वारिस आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और बचे हुए 5 बेटों में से गुलाम मोहम्मद और मुनीरुद्दीन, ये सिर्फ 2 बेटे ही ऐसे हैं जिनकी संतानों के रिकॉर्ड आज इतिहास में मौजूद हैं। और इन औलादों पर अगर नजर डाली जाए तो ये पता चलता है कि टीपू सुल्तान के वंशज भी आज भारत के अंदर बेहद गरीबी में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि टीपू सुल्तान के वंशजों में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपना पेट पालने के लिए दुकान चलाने, मजदूरी करने और यहाँ तक कि रिक्शा चलाने का भी काम करते हैं। किसी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य भला और क्या हो सकता है। और दोस्तों, वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारी इस लिस्ट के आखिरी नाम सुल्ताना बेगम के बारे में। और आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि सुल्ताना बेगम भी जियाउद्दीन तूसी की तरह मुगल खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। दरअसल सुल्ताना बेगम आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के परपोते मिर्ज़ा बेदार बख्त की पत्नी हैं और सन 1980 में अपने पति मिर्ज़ा बेदार बख्त की मृत्यु हो जाने के बाद से वो बेहद गरीबी में अपना जीवन जी रही हैं। वो कोलकाता शहर के स्लम एरिया में अपने बच्चों के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहती हैं। अपने घर का खर्च चलाने के लिए वो मार्केट में अपनी एक छोटी सी चाय का स्टॉल चलाती हैं। सन 1980 में जब उनके पति का देहांत हुआ था तो शाही खानदान से होने के नाते सरकार की तरफ से उनके रहने के लिए उन्हें एक मकान भी दिया गया था, लेकिन 3 साल बाद सरकार ने उनसे वो मकान वापस ले लिया।
उसके बाद से ही वो किराए के मकानों में अपना जीवन बसर कर रही हैं। वो सरकार से कई बार मदद की गुहार भी लगा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात को हमेशा अनसुना कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।